नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका बात सियासत की में। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी देश के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की। प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की बात करेंगे। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आज आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत में। चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर राम मंदिर पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता हैं कवासी लखमा। उनका एक बड़ा बयान सामने आया जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। इस बार सियासत की शुरुआत पूर्व मंत्री कवासी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देकर की है। उनके मुताबिक राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर राहुल गांधी ने एकदम सही किया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पाप की भागीदार नहीं है। सुकमा से लेकर दिल्ली तक घोटाले की सरकार है। ये लोग पापी हैं और किसी को खुश नहीं रख सकते। राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। भगवान सुरक्षित नहीं है यार, तो क्या होगा? बिहार में कितना पुल टूटा, ये कभी ऐसा होता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के काम है। लखमा के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। सीएम विष्णुदेव साय ने लखमा के बयान पर निशाना साधा है। राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके राहुल ने बड़ा पाप किया है। किसी का निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना बहुत गलत बात है। अब देखिए, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब किसी का निमंत्रण ठुकराना ये बहुत गलत बात है। लखमा के इस बयान पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार कर कहा कि कवासी लखमा कई मुद्दों पर कई प्रकार की बातें कहते हैं। उनकी बातों की मैं निंदा करता हूं। राहुल गांधी की किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म पर आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कवासी लखमा का ये कहना कोई नई बात नहीं। इनके पार्टी के मन में जो है, कवासी लखमा उसे उजागर कर रहे हैं। देखिए, कवासी लखमा जी वो कई मुद्दों पर कई जगह कई प्रकार की बातें बोल देते हैं। अब उनकी बातों को कई बार गौर भी किया जाता है, कई बार नहीं भी किया जाता है, लेकिन ये कहना उनका गलत है और ये इसकी मैं निंदा भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पाप के भागीदारी वो ना बने इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। हकीकत है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें कवासी लखमा जी का ये कहना मुझे लगता है कि कोई नया बात नहीं है। इनके पार्टी के मन में जो बातें हैं उसको कवासी लखमा जी ने उजागर किया है। इनकी सोच ही ऐसी है, राम, भगवान राम के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति ये लोग जो है भगवान राम को कभी मानते ही नहीं। बहरहाल राम मंदिर पर सियासत आम बात है। जब से राम मंदिर बना है तब से अब तक इस पर सियासत ही हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर सियासत आखिर कब तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। केंद्र सरकार ने कई प्रदेशों में नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता रमेश बैस भी महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से निवृत्त होने के बाद छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, जिसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल के दायित्व से मुक्त होने के बाद प्रदेश की सक्रिय राजनीति में बैस की वापसी हो सकती है। उनके आते ही सियासी पारा गर्म हो गया। रिपोर्ट देखिए।
सियासत में वापसी करेंगे यह पूर्व राज्यपाल। क्या रमेश बैस की राजनीतिक पारी में लग गया ब्रेक? उपचुनाव लड़ने पर दिया बयान, राहुल को दी नसीहत, सीनियर नेताओं से बीजेपी कर रही किनारा, सुशील आनंद शुक्ला ने किया दावा। रायपुर दक्षिण से रमेश बैस आ जाए या कोई और नेता जीतेगी तो कांग्रेस ही। छत्तीसगढ़ की सियासत में रमेश बैस की पहचान सहज, सरल और कर्मठ राजनीति की रही। संसद में उन्होंने 7 बार रायपुर का प्रतिनिधित्व किया। 2019 में उनकी टिकट कटी, फिर भी वे अनुशासन के दायरे से बाहर नहीं आए। यही वजह है कि पार्टी ने उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए पहले त्रिपुरा, फिर झारखंड और अब महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य के राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया। 5 साल के कार्यकाल के बाद उनकी प्रदेश में वापसी हो गई, लेकिन अब भी बैस ने कह दिया है कि पार्टी अगर उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी देती है तो इसे भी वह पूरी निष्ठा से निभाएंगे। इसी के साथ रमेश बैस ने एक बार फिर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में वापसी का संकेत भी दे दिया है। छत्तीसगढ़ आने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा और पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। पार्टी जो निर्णय करे। मैं बचपन से ही जब मैं हमेशा बोलता था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ अपना सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आज तक 1978 से पार्षद के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में पार्टी ने मुझे जो आदेश किया मैं पार्टी के आदेश का पालन किया। आगे भी पार्टी जो मुझको आदेश करेगी मैं पालन करूंगा। रमेश बैस की वापसी के साथ ही उनके राजनीति में सक्रिय होने या नहीं होने को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सियासी सरगर्मी की एक बड़ी वजह प्रदेश की सियासत में रमेश बैस का बड़ा कद भी है। सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनकी अलग पहचान रही। राष्ट्रीय नेतृत्व से निकटता हो या प्रदेश के कार्यकर्ता और कुर्मी समाज में मजबूत पकड़, रमेश बैस कहीं पीछे नहीं रहे। ऐसे में अब उनके फिर से सक्रिय होने को लेकर भाजपा ही नहीं कांग्रेस में भी चर्चाएं हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आए जिसमें रमेश बैस को चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा कि अगर रमेश बैस की वापसी राजनीति में होती है तो बीजेपी के कई नेताओं के लिए मुसीबतें हो सकती है। वहीं दूसरी ओर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सलाह देने वाले कांग्रेसी कौन होते हैं। लगातार सूबे की सियासत में बयानबाजी देखी जा रही है। मुसीबत तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वर्तमान के सत्ता में काबिज हैं उनके लिए होगी, क्योंकि रमेश बैस जी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुभवी और सबसे वरिष्ठ नेता हैं। यदि वो सक्रिय राजनीति में आते हैं तो सबसे बड़ा खतरा किसके ऊपर होगा? जो सबसे बड़े पद में प्रदेश में बैठा हुआ है विष्णुदेव साय के ऊपर। तो ये जो एक सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की लॉबी है वो रमेश बैस जी को सक्रिय राजनीति में वापस नहीं आने देगी। जो लोगों ने मिल के षड्यंत्र पूर्वक बृजमोहन अग्रवाल को राज्य की राजनीति से बाहर किया, आपको लगता है कि वो लोग रमेश बैस को वापस आने देंगे? स्वागत है, रमेश बैस जी आ जाएं, अच्छी बात है, हम अभिनंदन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने तो रमनजीत सिंह जी के कुशासन से इस प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाई है, तो रमेश बैस जी क्या है, वो तो बहुत ही सीधे नेता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में रमेश बैस की गिनती भाजपा के बड़े चेहरों में होती रही। यही वजह है कि 5 साल बाद प्रदेश में उनकी वापसी भी चर्चाओं के केंद्र में है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई रमेश बैस फिर से प्रदेश की सियासत में सक्रिय होंगे या नहीं। अगर वे सक्रिय होंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी और पार्टी आखिर बैस को कौन सी जिम्मेदारी देगी? सवालों के जवाब तो भविष्य में भी मिलेंगे, लेकिन राजनीति में बैस की वापसी से पहले सियासी सरगर्मी जरूर तेज हो गई है। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कई बड़े नेताओं की निगम मंडलों में नियुक्तियां करने जा रही है। इसी को लेकर अब कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सियासी बयानों के पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के बीच खींचतान की स्थिति बनी हुई है। निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर आखिर क्यों सियासी हलचल तेज है, रिपोर्ट देखिए। विष्णुदेव साय कैबिनेट में 2 मंत्री पद को लेकर न जाने कब तक अटकलें तेज चलती रहेंगी।
लेकिन इन्हीं अटकलों ने अपना रुख निगम मंडल की तरफ मोड़ लिया। नियुक्तियों को लेकर सियासी हवा ये कहती है कि कभी भी इनमें नाम सामने आ सकते हैं। इसके पीछे हाल ही में सीएम साय का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं 3 अगस्त को प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के चलते निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण नियुक्तियां अभी अटकी पड़ी हुई हैं। इधर कांग्रेस मंत्रिमंडल के नाम हो या निगम मंडल की नियुक्ति, दोनों ही मुद्दों में सरकार को घेरने से कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस का कहना है कि 7 महीनों में निगम मंडलों की नियुक्ति नहीं हो पाई, ये सरकार कुछ मंत्रियों के लिए चलती है। यह तो उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है, जिन कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना लगा के इस सरकार को बनाया है। सरकार बनती है तो सिर्फ कुछ एक चंद विधायकों और कुछ एक मंत्रियों के लिए नहीं बनती है। सरकार में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। दलीय पद्धति में दल में काम करने वाले हर कार्यकर्ता की भागीदारी होनी चाहिए। 7 महीने हो गया है, अभी ये मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार नहीं कर पाए हैं, तो निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियों के बारे में क्या कहा जाता है। अब बीजेपी नेताओं की बात करें तो इनके चेहरों में भी निगम मंडल की सूची को लेकर इंतजार साफ झलकता है, लेकिन पार्टी का अनुशासन है और आला कमान के निर्देश जो उन्हें भावनाओं को जाहिर करने से रोकता है। इन सब के इतर बीजेपी कांग्रेस के बयान पर पलटवार कर रही है। कह रही है कि हमारा काम सेवा करना है, निगम मंडल की चिंता करना नहीं है। ये कार्यकर्ताओं से छलावा नहीं, निगम मंडल देना कोई उपकृत करना नहीं होता, ये सब सेवा के पद हैं और कार्यकर्ता उसमें भी जाते हैं तो जनता की सेवा करते हैं। और बिना पद के ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा करता। हम विपक्ष में थे, भूपेश बघेल जी, तो भी 18 लाख आवासहीनों के लिए आवाज उठाते थे। हमारे पास निगम मंडल थोड़ी था, वो तो आपके लोगों के पास था। पर सेवा करना भाजपा का काम है, निगम मंडल की हम लोगों को बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती। निगम मंडल की नियुक्तियां तो की जानी है, परंतु ये कब होगी, कैसे होगी, ये पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग ही बता पाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी, ये सारे लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस पर कब नियुक्ति होगी, कैसे होगी, ये कह पाना मेरे लिए कठिन है। फिलहाल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब निगम मंडलों को लेकर जश्न की तैयारी है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन 3 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे, जिसके बाद कयास यही है कि प्रदेश संगठन की बैठक के बाद कभी भी निगम मंडलों में नियुक्तियां हो सकती हैं। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात हुई, चर्चा हुई। इस बीच सहमति की भी खबर सामने आई, लेकिन ये महज चर्चाएं हैं। नियुक्तियां कब होती है ये देखने वाली बात होगी। BSTV के लिए रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली को लेकर अब सियासत गर्म हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ दीपक बैज राज्य सरकार से तिहार की परंपरा बंद नहीं करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। हरेली त्योहार पर आखिर क्यों सियासत गरमा रही है, रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ का मौसम खुशनुमा है, चारों तरफ हरियाली है। हरेली त्योहार को लेकर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। आखिरकार ये छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार जो है 4 अगस्त को हरेली का त्योहार धूमधाम से प्रदेश भर में मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में हरेली को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के बयानों का रुख बाद में करेंगे, पहले आपको बता देते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ का त्योहार हरेली। हरेली छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्योहार है। सावन के महीने में हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का मतलब है हरियाली। कृषि औजार हल बैल को सजाकर धूप दीप से पूजा जाता है। हरेली त्योहार पर गेड़ी चढ़ने की परंपरा है। गांव में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए बगरंदा और नमक खिलाने की परंपरा है। अपने खेतों और फसलों की धूप दीप और अक्षत से लोग पूजा करते हैं। कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली किसानों को समर्पित होता है। किसानों के साथ साथ हर घर में पकवान भी बनते हैं और यही वजह है कि सरकार भी सांस्कृतिक धरोहर, संस्कृति और सियासत को ध्यान में रखकर इस पर्व को प्राथमिकता देती है। मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार हरेली को लेकर दावा कर रही है कि ए दारी मनावो सुशासन के हरेली।
बिल्कुल कहने की बात नहीं है, तो मनाएंगे ही, और जैसे मनाते हैं वैसे मनाएंगे। छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली से चालू होते और हरेली त्योहार अवैया है। मैं जम्मो छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन ला हरेली के बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और आने वाला समय किसान के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल हो ही, किसान के फसल लहलहाही और किसान खेती के काम में आगे बढ़ी, ये उम्मीद करत हूं। तो हरेली तिहार के जम्मो छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत शुभकामना। जब सरकार हरेली को विशेष दर्जा देकर किसानों के साथ खुशियां बांटती है, तो विपक्ष भी उसे सियासत से जोड़ देती है। अब विपक्षी दल ने त्योहार से कुछ दिन पहले ही सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने इन त्योहारों को महत्व दिया है। हमारी सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी दी, सीएम आवास में आयोजन किया जाता था। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को प्रदेश में स्थापित किया। बीजेपी की सरकार 15 साल रहने के बावजूद छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरीके से भूल गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रहने के बाद भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से भूल गई थी। हरेली त्योहार को मनाना चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह इस त्योहार को भी और छत्तीसगढ़ के अन्य त्योहारों को भी मनाना चाहिए। इन सब के इतर भी हरेली को लेकर सियासत पुरानी है। जब बीजेपी विपक्ष में रही तब भी, अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तब भी विपक्ष का सियासत करना लाजमी हो जाता है। बात त्योहार की है तो आने वाले दिनों में और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देश में भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की तैयारी तेज हो गई है। उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने मंच से लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए डालने की घोषणा कर दी। उन्होंने बहनों के लिए एक गाना भी गाया है। सुनिए ये गाना और पूरी रिपोर्ट देखिए। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। जी हाँ, ये गाना सीएम मोहन ने सतना के चित्रकूट में लाडली बहनों के लिए गाया। पहले सीएम मोहन ने प्रदेश स्तरीय आभार सह उपहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम मोहन को लाडली बहनों ने विशाल राखी भी भेंट की। सीएम ने मंच से घोषणा कर कहा कि इस बार 10 तारीख को सभी बहनों के खाते में 1250 की जगह 1500 रुपए आएंगे। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए भी 40 लाख बहनों के खाते में 450 रुपए डाले जाएंगे। 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 तो पहले है ही, 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। ये आप सबको अभी से मैं इसकी बधाई देना चाहूंगा। 1500 रुपया सबके खाते में, और आप अपने भाई को भी जब 19 तारीख को बांधोगी तो मैं समझ लूंगा मेरे माथे पे तिलक लग गया। ये आनंद आपके साथ उसी दिन महसूस कर लूंगा। केवल लाडली बहनों की 250 नहीं, एक और घोषणा हमने की है, जो हमने कहा था कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन जितनी बहनों के नाम से है वो सारी की सारी उज्ज्वला गैस बहनें, और जो लाडली बहना के जिनने फार्म भरे थे उस दिन सबके गैस कनेक्शन थे, ऐसी सारी बहनों के लिए अर्थात 20 लाख तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 20 लाख लाडली बहना, सबके खाते में 450 रुपए भी गैस कनेक्शन के लिए भी डालने वाले हैं। ये लगातार सब बहनों को लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन से पहले बहनों को सीएम मोहन का तोहफा। चित्रकूट में सीएम मोहन ने मंच से की घोषणा। इस बार बहनों के खाते में आएंगे 12.5 की जगह 1500 रुपए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए भी डाले जाएंगे 450 रुपए। सीएम मोहन ने मंच से बहनों के लिए गाया गाना। वहीं सीएम मोहन यादव ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा
कि तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना चलती रहेगी। हम लोग देश को मां मानते हैं। मुझे 1,39,00,000 बहनों का प्रेम मिला है। बहुत सारे लोग सरकार बनने के बाद, गणेश सिंह जी भी सही कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना बंद नहीं होगी। ये भाई और बहनों के बीच का रिश्ता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये साफ संदेश दिया कि विपक्ष भले कहता रहे कि पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये तथ्य भी साफ हो गया कि लाडली बहना योजना आगे भी जारी रहेगी और चुनाव के पहले प्रदेश की जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उधर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद बेहद उत्साह में हैं। अपनी पार्टी की सीटों में इजाफा करने के अलावा सत्ता पक्ष को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने का कारण उनकी नज़र में ये बड़ा हो गया है कि जातिगत जनगणना की जो मांग की जा रही है उसका असर दिखाई दे रहा है। लिहाजा वे संसद से लेकर सड़क तक इस मसले को लेकर गुस्साए हैं, लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी को लेकर देश की सियासत में जिस तरह से पारा हाई हुआ, उसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। कबीरदास जी लिख गए हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये दोहा अब सियासत ने बदल दिया। अब सारा विवाद जाति पूछने और उसको सगर्व उच्चारित करने के लिए चल रहा है। संसद से सड़क तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना की जमकर पैरवी कर रहे हैं। जाहिर है कि ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जातिगत आधार पर अवसर देने के खिलाफ थे। देश के मूर्धन्य पत्रकार आलोक मेहता जी को 1985 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा देना ठीक नहीं। राहुल गांधी की मुहिम को लेकर संसद के अंदर जब बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने उनकी ही जाति पूछ ली तो विपक्ष आग बबूला हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि कमजोर और पिछड़ी जातियों को लेकर बीजेपी की जो सोच है वो उजागर हो रही है। राहुल गांधी जी ने ये कहा जातिगत जनगणना करवाना है, देश में संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा, तो कोई गुनाह कर रहे हैं। ये जातिगत जनगणना के विरोधी लोग हैं, ये एहसास कराया उन्होंने। मैं मानता हूँ अनुराग ठाकुर जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीजेपी की सोच को देश के सामने रखा। और जहाँ तक राहुल जी का प्रश्न है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति हैं, लगातार अपनी बात कहते रहेंगे और लगातार जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराकर रहेगी। बीजेपी भी जानती है कि जातिगत जनगणना ऐसा विषय है जिसके पक्ष या विपक्ष में खुलकर बोलने से एक तरफा नुकसान संभावित है, लिहाजा वो भी संभल कर इस पर रिएक्ट कर रही है। संसद के अंदर भी अनुराग ठाकुर ने इस मसले में सीधा कुछ बोलने के बजाय प्रश्न का भार प्रश्नकर्ता पर ही डालने का प्रयास किया और उस पर हंगामा हुआ। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल भी कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह जाति आधारित बातें करके अपना अस्तित्व को बनाए रखती हैं और जातिगत जनगणना की बात भी उन्होंने ही की है। उनका भी मानना है कि इसमें विपक्ष का रवैया ईमानदार या वंचित समाज का कल्याण नहीं है, बल्कि सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है। जातिगत जनगणना की बात भी उन्हीं ने की, तो फिर जाति बताने में परहेज क्यों है? संविधान इजाजत नहीं देता तो पर आप ये भाषा क्यों बोलते हो? तो ये दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। जब वही लोग जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जाति आधारित तो परिवार आधारित पार्टियां चला रहे, ऐसे लोग अगर इस पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ही अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। राहुल गांधी को यह भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जो कुछ अच्छा कर पाई उसके पीछे उनका यही मुद्दा असर कारक रहा है। हालांकि एमपी में उनका ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं चला, ना तो विधानसभा चुनाव में ना ही लोकसभा चुनाव में। फिर भी इस बात से इनकार नहीं है कि चुनाव जब भी आते हैं सारे मसले किनारे हो जाते हैं
और जाति सबसे ऊपर हो जाती है। अब इससे किस दल को फायदा और किसको नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। फिलहाल सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।